हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या सीख लिया है? हमने लास्ट क्लास में डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस एंड मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस सीख लिया है, उनके स्ट्रक्चर सीख लिए हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं बेटा सीड एंड फ्रूट्स के बारे में। ठीक है, तो आज की हेडिंग लगाएंगे बेटा आप लोग सीड्स। हेडिंग डालिए आप सीड। देखिए सीड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझना है कि हम पढ़ किस में रहे हैं सीड को? एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एकदम फाइनल प्रोडक्ट होता है। एंजियोस्पर्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो क्या होता है? हमारा सीड होता है। तो इन एंजियोस्पर्म सीड्स आर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है सर, चलो। अब हमने लास्ट में एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या सीखा था? एम्ब्रियोजेनेसिस में हमने देखा था ये मेरा क्या हो गया? थैलस हो गया बेटा। थैलस के ऊपर ये क्या हो गया? ओवरी हो गया। ठीक है, ओवरी के अंदर ये क्या हो गया? ये हमारा ओव्यूल हो गया। ओव्यूल के अंदर क्या हो गया बेटा? हमारा ऐसे एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, ये क्या है? हमारा एम्ब्रियो है। ठीक है, एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलप हो रहा है बेटा? वो ओव्यूल के अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है, ओव्यूल कहाँ पर है? ओवरी के अंदर है। इतनी बात समझ आती है। अब ध्यान सुनो, ये जो मेरा ओव्यूल है ना, ये क्या है? मेरा ओव्यूल। ये स्ट्रक्चर जो ओव्यूल है ना, यही आगे जाके मेच्योर होगा बेटा। और मेच्योर होने के बाद यही आगे जाके क्या बना देगा? सीड बना देगा। तो अब आपसे कोई पूछे कि आपका सीड क्या होता है, तो मेच्योर ओव्यूल को ही आप क्या कहते हो? सीड कहते हो। तो इसको अगर डेफिनेशन लिखनी होगी, इसकी सीड की डेफिनेशन लिखनी होगी, तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? मेच्योर ओव्यूल। ठीक, जिसके अंदर क्या है? एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो कब बनेगा बेटा? जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मेच्योर ओव्यूल और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होगा वही किस में चेंज होता है बेटा? सीड में। तो यानी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल यानी मेच्योर ओव्यूल ही क्या है? आपका सीड है। अब आइए देखते हैं सीड के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपने 11th क्लास में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। आप क्या देख रहे हो बेटा? सीड के पार्ट्स देख रहे हो। ठीक है, मैंने क्या कहा है आपको कि ये जो ओव्यूल है ना, यही क्या है? आपका सीड है। तो ठीक है, देखो ये हो गया मेरा ओव्यूल, कुछ ऐसे। ठीक है, अंदर क्या था बेटा? अंदर था एक एम्ब्रियो सैक। ठीक है सर, एम्ब्रियो सैक हो गया। एम्ब्रियो सैक के बाहर जो सेल्स थे कुछ, उनको आपने क्या नाम दिया था? वो डिप्लॉयड सेल्स थे, उनको आपने न्यूक्लियस कहा था। इसी न्यूक्लियस की कोई एक सेल जो है आगे जाके एम्ब्रियो सैक में डेवलप हुई थी, याद करना जरा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है आपका? इसके अंदर आपका डेवलप होता हुआ एम्ब्रियो है। ठीक है ना। बाहर वाली चीज़ों को आपने क्या कहा था? इनको आपने कहा था एंटेगुमेंट्स। इनको आपने क्या कहा था? एंटेगुमेंट्स है। ये क्या था बेटा? ये आपका माइक्रोपाइल था। ठीक है, अब मैं ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे और कॉपी पेन उठा के अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। ठीक है, ध्यान सुनो। जो सीड का जो मैंने पहला पार्ट लिखा, मैंने वो पहला पार्ट लिखा मैंने सीड कोट। क्या लिखा मैंने? सीड कोट। अब व्हाट इज सीड कोट? देखो ये पूरा का पूरा ओव्यूल ही क्या है? आपका सीड है। इतनी बात क्लियर है। ओव्यूल के बाहर का जो लेयर है, बाहर का लेयर क्या है बेटा? एंटेगमेंट। यही एंटेगमेंट जब ये मेच्योर हो जाता है ओव्यूल ना, तो यही एंटेगमेंट किस में चेंज हो जाता है? सीड कोट में। तो सीड कोट क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ सीड। ये सीड की आउटर कवरिंग जो है ना, वही क्या है? सीड कोट है। तो सीड कोट क्या है बेटा? आउटर कवरिंग ऑफ सीड। सीड के आउटर कवरिंग को ही आपने क्या कह दिया? सीड कोट कह दिया। अब सवाल यह है कि सीड कोट डेवलप कहाँ से होता है? तो डेवलप होता है बेटा एंटेगमेंट से। तो क्या लिखेंगे? सीड कोट डेवलप्ड फ्रॉम एंटेगमेंट। अब ध्यान सुनो, अगर ये एंटेगमेंट एक है तो सीड कोट में लेयर कितनी नजर आएगी? एक। अगर ये एंटेगमेंट दो है तो सीड कोट में लेयर कितनी नजर आएगी बेटा? दो। जनरली क्या होता है? सीड कोट में दो लेयर होती हैं, तो एंटेगमेंट्स भी
कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसी वजह से सीड कोड की लेयर भी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अब सवाल क्या है, ध्यान से सुनो। जब एंटेगमेंट थी तब इसको मैंने कहा था एक आउटर एंटेगमेंट है और एक आपकी इनर एंटेगमेंट है। आउटर एंटेगमेंट को आपने सीड कोड जब चेंज हो गया, ये सीड कोड में बन गया, तब आउटर एंटेगमेंट क्या कहलाएगा? टेस्टा कहलाएगा। और इनर वाला क्या कहलाएगा बेटा? आपका टेगमेन कहलाएगा। ठीक, तो जब ये आपका ओव्यूल किस में चेंज हो गया बेटा? सीड में चेंज हो गया ना, तो इसी एंटेगमेंट में बाहर वाली आउटर को आप क्या नाम दे दोगे? टेस्टा का। और फिर अंदर क्या हो जाएगा? आपका टेगमेन हो जाएगा। यानी सीड कोड के कितने पार्ट होते हैं? 2, टेस्टा एंड टेगमेन। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है बेटा? आपका ये बनाता है आपका सीड कोड। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, तो अब ये बात हो गई बेटा किसकी? एंटेगमेंट की। अब ओव्यूल में आप देखो क्या, ये एम्ब्रियो आपको दिख रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पार्ट इसका क्या होता है बेटा? दूसरा पार्ट हो गया इसका एम्ब्रियो। क्या है इसका? एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अभी कल की क्लास आप याद करिए। कल की क्लास में यानी लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था? लास्ट क्लास में हमने ये कहा था कि एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस। कुछ याद आ रहा है? क्या कहा था बेटा मैंने? एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। सेकंड क्या होता है? सेकंड इसका पार्ट होता है बेटा कॉटिलेडन्स। क्या होते हैं? कॉटिलेडन्स होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के 2 पार्ट थे। जहाँ से कॉटिलेडन निकलता है एम्ब्रियो में, उस लेवल से ऊपर वाले पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का क्या कहलाता था? इपिकोटाइल। उस लेवल ऑफ कॉटिलेडन से नीचे का पार्ट क्या कहलाता था? हाइपोकोटाइल। ठीक है, इपिकोटाइल का जो टिप था, इपिकोटाइल के टिप को आप क्या कहते थे बेटा? उसको आप प्लेम्यूल कहते थे। हाइपोकोटाइल का जो टिप होता था उसको आप क्या कहते थे? रेडिकल कहते थे। प्लेम्यूल से क्या निकलता था? आगे जाके सूट एराइज होता है। एंड रेडिकल से क्या एराइज होता है बेटा? रूट एराइज होता है। ठीक है, अब ये सीड जब जर्मिनेट करता है, सीड बेटा जब जर्मिनेट करेगा यानी जब इसमें जर्मिनेशन होगा, उसी के बाद ये इसमें प्लूम्यूल से सूट निकलता दिखेगा, रेडिकल से रूट निकलता दिखेगा। तो ये कॉटिलेडन्स के अंदर क्या होते हैं बेटा? रिजर्व फूड होता है। क्या होता है? रिजर्व फूड होता है। ये रिजर्व फूड काम कब आता है? जब सीड हमारा जर्मिनेट करता है। तो विच हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ फूड, सॉरी जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, तो ये जो रिजर्व फूड है ना किसमें हेल्प करता है? सीड के जर्मिनेशन में। तो ये हो गया मेरा एम्ब्रियो। अब देख बेटा इसमें और क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको? और क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखो, ये जो आपका सीड है, अगर ये डाइकॉट है तो मोस्टली इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर यहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं होगा। तीसरा सीड का पार्ट क्या हो सकता है? एंडोस्पर्म। यहाँ पर चारों तरफ देखो, अगर ये मोनोकॉट है, अगर ये क्या है बेटा? मोनोकॉट है, ये एम्ब्रियो अगर मोनोकॉट का है तो यहाँ पर आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। अगर डाइकॉट है तो मोस्टली नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ डाइकॉट्स होते हैं जहाँ पर होता है। तो थर्ड चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा। थर्ड चीज़ क्या है मेरे पास? थर्ड मेरे पास है एंडोस्पर्म। अभी कुछ क्लास पीछे हमने सीखा था कि अगर जो सीड है हमारा उसमें एंडोस्पर्म है तो उसको एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, एंडोस्पर्म नहीं है तो उसको नॉन एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। यहाँ तक आपको याद आ रहा होगा? ठीक है, नहीं याद आ रहा तो देख लीजिए। सीड के अंदर 2 पॉसिबिलिटी है कि इसके एम्ब्रियो साइक में एंडोस्पर्म हो भी सकता है, सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट भी हो सकता है, एंड सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसको आप कहते हैं बेटा एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस सीड। ठीक है, एंडोस्पर्म अगर एब्सेंट है तब क्या कहते हैं उसको? तब उसको आप कहते हो नॉन एंडोस्पर्मस सीड, नॉन एंडोस्पर्मस सीड। ठीक है, एंडोस्पर्मस सीड आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? प्रेजेंट इन मोनोकॉट, प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। ठीक है, एंड सम डाइकॉट्स, एंड सम
डाइकॉट्स। ठीक है, तो कौन कौन से मोनोकॉट में दिखेंगे और कौन कौन से डाइकॉट में दिखेंगे? देखो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट जो होते हैं ना उनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। जैसे आपका हो गया बेटा वीट, पहला क्या हो गया, वीट हो गया। सेकंड क्या हो गया आपका, कैस्टर हो गया। थर्ड क्या हो गया आपका, मेज हो गया। तो ये वो मोनोकॉट्स हैं ना, मोनोकॉट्स कोई भी होगा उसमें आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। तो इन सब के सीड क्या होते हैं बेटा, एंडोस्पर्मस होते हैं। मैंने क्या लिखा है, कुछ डाइकॉट्स भी लिखा है, तो एक आध डाइकॉट भी बता दीजिए सर। तो देखिए यहाँ पर एक डाइकॉट आप ले लीजिए, सनफ्लावर। इसके सीड कैसे होते हैं बेटा, एंडोस्पर्मस होते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नॉन एंडोस्पर्मस सीड कहाँ को देखने को मिलेंगे, तो प्रेजेंट इन डाइकॉट्स, बिकॉज डाइकॉट्स हैव नो एंडोस्पर्म। डाइकॉट के पास कोई एंडोस्पर्म नहीं होती है। चलो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। तो मैंने कितनी बातें सीख ली हैं। सीड का पहला पार्ट है सीड कोट, सेकंड पार्ट है क्या, एम्ब्रियो। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, थर्ड पार्ट है उसका एंडोस्पर्म है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। 3 पार्ट्स यहाँ पर हो गए हैं, फोर्थ पार्ट, अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। चलो, देखो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट में हम ये कह रहे हैं कि फोर्थ पार्ट में आता है बेटा आपका न्यूसिलस। अब ध्यान से सुनो, ये पूरा का पूरा ओव्यूल जो है ये सीड में चेंज हो रहा है। तो जब ये सीड इमेच्योर था, यानी ये ओव्यूल ही पूरा इमेच्योर था, तब यहाँ पर क्या भरा हुआ था, न्यूसिलस भरा हुआ था। उसकी कोई एक सेल जो है आगे जाके ग्रो करती है और मेगा स्पोरेंजिया जैसे काम करती है। यहाँ तक क्लियर था? ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ था, एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट हुआ था। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस एम्ब्रियोसाइक के अंदर जो सेल्स बनती हैं ना, उनका डेवलपमेंट करते करते हो सकता है ये न्यूसिलस की सेल्स जो है ना उनको न्यूट्रिशन देते देते ख़त्म हो जाएं। अगर इस एम्ब्रियोसाइक को बनाते बनाते अगल बगल की न्यूसिलस ख़त्म हो गई है, तो बताओ सीड के अंदर न्यूसिलस प्रेजेंट रहेगा कि एब्सेंट रहेगा? एब्सेंट रहेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस एम्ब्रियोसाइक को डेवलप करते करते आसपास की न्यूक्लियस खत्म तो हुई, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, कुछ इस न्यूक्लियस उसमें क्या हुआ, बच गया। तो जो न्यूक्लियस बच गया बेटा, जब ये ओव्यूल आपका सीड में चेंज होगा तो वो न्यूक्लियस थोड़ा बहुत तो दिखाई देगा। उस न्यूक्लियस के अवशेष दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? दिखाई देंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस बेटा प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। इफ न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट, इफ न्यूक्लियस present as a persistent न्यूक्लियस, यानी शेष बचे हुए न्यूक्लियस की तरह प्रेजेंट है अगर सीड के अंदर आपका न्यूक्लियस, देन सच न्यूक्लियस इज कॉल्ड देख बेटा इधर, ये न्यूक्लियस जो है एब्सेंट हो गया बनाते बनाते, तब तो कोई बात नहीं। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तब इसको क्या कहोगे बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, तब ये परसिस्टेंट न्यूक्लियस जो अवशेषी न्यूक्लियस है ना, ये कहलाएगा बेटा पेरिस्पर्म। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ज़रा सोच के बताना कि इसकी प्लॉइडी क्या होगी। प्लॉइडी मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं वो मैं बोल रहा हूँ आपको। पहली पॉसिबिलिटी कि ये हैप्लॉइड होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी कि डिप्लॉइड होगा, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ट्रिप्लॉइड है। अब देख बेटा, एंडोस्पर्म आपको पता है कैसा है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। इसके अंदर यहाँ पर जो एग सेल वगैरह बनी थी, एम्ब्रियोसाइक के अंदर की जितनी भी सेल्स थी वो सब कैसी थी, हैप्लॉइड थी। लेकिन एम्ब्रियोसाइक के बाहर जो सेल्स होंगी ना, वो सबके सब कैसे होंगी, डिप्लॉइड्स होंगी। ठीक है, चाहे वो आपके सीड कोट की सेल्स हों, चाहे आपके न्यूक्लियस के सेल्स हों, वो कैसे होंगी बेटा, डिप्लॉइड होंगी। तो इसकी प्लॉइडी क्या है बेटा, प्लॉइडी 2n है, यानी पेरिस्पर्म कैसा होता है बेटा, ये डिप्लॉइड होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है बेटा? अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो,
चलो अब एक टर्म आता है बेटा सीड डॉर्मेंसी का। सीड डॉर्मेंसी, व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी? ठीक है, चलो मान लिया अभी आपने क्या बना लिया, यहाँ पर आपका ये ओव्यूल था, ये आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। क्या है बेटा ये? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। यही किस में चेंज हो गया? सीड में। अब ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल लगभग एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, मानना तो वैसे मैथ में जाता है लेकिन आप यहाँ भी मान लो। चलो मान लिया मैंने ये 4 मंथ, कितना मंथ बेटा? 4 मंथ। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मतलब हम वैसे कल्पना कर लेते हैं। 4 मंथ तक ये सो गया। सो गया का मतलब है कि इस सीड से कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ, यानी इस बीज का अंकुरण नहीं हुआ। 4 महीने बाद, 4 महीने बाद इस सीड का क्या होता है? 4 महीने बाद इस सीड का स्टार्ट होता है बेटा जर्मिनेशन। क्या स्टार्ट हुआ? सीड जर्मिनेशन। तो आप ज़रा ये बताओ कि ये सीड जब बना तब जर्मिनेट नहीं हुआ, 4 महीने तक ये सो गया, ठीक है ना, ये सो रहा था, उसके बाद 4 महीने बाद जागा तो इसने क्या स्टार्ट किया? जर्मिनेशन। तो जितने टाइम ये सोया है ना बेटा, इसी टाइम पीरियड को, ठीक है, जितने टाइम पीरियड में ये सोया था यानी जर्मिनेशन नहीं किया, फर्टिलाइज होकर सीड बन गया लेकिन जर्मिनेशन नहीं किया, इसी टाइम पीरियड को ही आप क्या कहते हैं बेटा? सीड डॉर्मेंसी कहते हो। बात समझ आ रही है? एक सीड था, सीड तुरंत ही जर्मिनेट नहीं करता, कुछ टाइम तक वो ऐसे ही सो जाता है, जिस अवस्था में रहता है वैसे ही वो पड़ा रहता है। कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, अलग अलग सीड की डॉर्मेंसी पीरियड अलग अलग हो सकते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद वो क्या करेगा बेटा? जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा। तो जितने टाइम तक उसने जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं किया वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? सीड डॉर्मेंसी कहलाता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो आप क्या लिखिएगा बेटा? सीड डॉर्मेंसी क्या है? ये एक तरीके का मैकेनिज़्म है जो इसमें जर्मिनेशन को रोक लेता है, ठीक है, और जितने टाइम पीरियड तक आपका सीड जर्मिनेट नहीं करेगा उसी टाइम पीरियड को आप क्या कहते हो? सीड डॉर्मेंसी कहते हो, ठीक है। अब सवाल यह है कि सीड डॉर्मेंसी होती क्यों? वाई सीड डॉर्मेंसी? वाई सीड डॉर्मेंसी मतलब आप इसका क्या खोजने की कोशिश कर रहे हो? आप इसका रीज़न खोजने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सीड डॉर्मेंसी क्यों आ जाती है, ठीक है। तो इसका बेटा पहला जवाब ये है, पहला पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है? लैक ऑफ वाटर, कि इसको जितने पानी की ज़रूरत थी उतना पानी इसको मिला नहीं। दूसरी बात क्या हो सकती है? लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट्स की सीड की ग्रोथ के लिए ना कुछ हार्मोन चाहिए होते हैं, उन्हीं को आपने क्या नाम दे दिया? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन्स की क्या है? कमी है। अब तीसरा बात क्या हो सकता है? माइक्रोपाइल का जो एंड है, माइक्रोपाइल एंड इज वेरी नैरोवर। ये क्या है? ये वाला एंड बहुत नैरो है। अगर ये बहुत नैरो होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन जाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? कम होगी, और ऑक्सीजन जाने की पॉसिबिलिटी कम होगी तो इसका जर्मिनेशन भी क्या होगा? नहीं होगा। तो नैरोवर होने के कारण क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन की क्या हो जाती है बेटा? कमी हो जाती है, जिसके कारण भी क्या हो सकती है? आपकी सीड डॉर्मेंसी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चौथा रीज़न क्या हो सकता है कि ये जो आपकी सीड कोट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएं। फोर्थ रीज़न क्या है? हार्ड सीड कोट्स, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पहला क्या बोला मैंने कि पानी की कमी हो जाए तब क्या होगा?
सीड डोरमेंसी आ जाएगी। ग्रोथ हार्मोन्स की कमी हो जाए, यानी ग्रोथ कराने वाले हार्मोन्स ही नहीं रहेंगे, इसकी ग्रोथ नहीं होगी, नहीं सीड कैसा रहेगा, डोरमेंसी में रहेगा। माइक्रोपाइल एंड क्या हो जाए, नैरोवर हो जाए, यानी स्मॉल हो जाए, यानी माइक्रोपाइल का साइज जो है ना वो स्मॉल हो जाए, जिसके कारण ऑक्सीजन का इंटेक नहीं हो पाएगा उतने अच्छे से, जिसके कारण सीड किस में आ जाएगा बेटा, डोरमेंसी में आ जाएगा। चौथा क्या हो सकता है बेटा, ये सीड कोट क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, जिसके कारण उसके अंदर से वो जो आपके सूट और रेड आपके रूट्स निकलने हैं वो ना निकल पाएँ, तो उसकी भी मोटाई के कारण आपका सीड डोरमेंसी आ सकती है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई 4 रीज़न की। तो सीड डोरमेंसी क्या है, आई होप समझ गए होगे आप लोग। तो ये टाइम पीरियड है जब तक कोई सीड जर्मिनेट नहीं करता, वो टाइम पीरियड को ही आप क्या कहते हो, सीड डोरमेंसी कहते हो। ठीक, तो क्या लिख लोगे, डिफाइन अगर करना है तो लिख लो, इट इज़ द टाइम पीरियड, इट इज़ द टाइम पीरियड अप टू विच seed not germinate called seed dormancy। तो यहाँ टाइम पीरियड कितना है बेटा, 4 महीने का, तो इस सीड की डोरमेंसी कितनी है, 4 मंथ है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा कॉन्सेप्ट खत्म होता है हमारे किसका, सीड का। ठीक है, अब नज़र डालिए जरा, ये सीड है कहाँ पर, तो ये सीड है सर ओवरी के अंदर। कहाँ है बेटा, ओवरी के अंदर है। मेच्योर होने के बाद ओव्यूल तो चेंज हो गया सीड में, और मेच्योर होने के बाद यही ओवरी किस में चेंज हो जाएगी, ओवरी मेच्योर होने के बाद चेंज हो जाएगी किस में, फ्रूट में। ठीक है, क्या ऐसा चेंज आएगा, क्यों ऐसा चेंज आएगा, ये अभी देख लेते हैं हम लोग। फिलहाल फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो, हेडिंग लगाओ बेटा, हेडिंग लगाओ आप फ्रूट। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसे चलो, ये हिस्सा, ये आपका जो सोलन पार्ट है, ये क्या है, ओवरी है। ये हिस्सा क्या है बेटा, ओव्यूल है। मेरा ओव्यूल किस में चेंज हुआ है, तो सर मेरा ओव्यूल चेंज हुआ है किस में बेटा, सीड में। तो ओवरी जो है मेच्योर होने के बाद, ओवरी क्या हो गई, मेच्योर हो गई। मेच्योर होने के बाद ये किस में चेंज हो गई, फ्रूट में। यानी ये जो ओवरी की वॉल आपको दिख रही है ना, इसी में आएगा चेंज। ठीक, ऐसे इसी में क्या आएगा, चेंज। ये फ्लेसी होती जाएगी, यानी मोटी होती जाएगी, रसीली होती जाएगी, मांसल होती जाएगी। ठीक है, और इसी को आप क्या कह दोगे बेटा, फ्रूट कह दोगे। ठीक है, तो अब क्या होता है पहले समझने की कोशिश करते हैं, फ्रूट क्या होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो मेरी मेच्योर ओवरी होती है या राइपेंड ओवरी होती है, वही क्या है आपका, फ्रूट है। तो फ्रूट इज मेच्योर और राइपेंड ओवरी। फ्रूट क्या है, मेच्योर या फिर राइपेंड ओवरी है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब सवाल यह है कि इस ओवरी के अंदर चेंज आया कैसे। देखो, जैसे जैसे सीड के अंदर चेंज आता जाएगा बेटा, सीड मेच्योर होता जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। एज सीड इज गोइंग टू मेच्योर, सीड रिलीजेस सम हार्मोन लाइक साइटोकाइनिन। क्या करता है, जैसे जैसे सीड मेच्योर होता जाएगा वैसे वैसे वो कुछ हार्मोन रिलीज करता है, जैसे साइटोकाइनिन। अब वो साइटोकाइनिन क्या करता है, वो साइटोकाइनिन इस ओवरी की वॉल में, इस ओवरी की वॉल को फ्लेसी बनाना स्टार्ट करता है, यानी वो उसको मोटा बनाना स्टार्ट करता है। कुछ चीज़ें मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, फिर से समझ लो। सीड क्या करता है, जैसे जैसे मेच्योर होगा वो अपने अंदर से कुछ हार्मोन्स निकालता है, जैसे साइटोकाइनिन। उस हार्मोन्स के इफेक्ट में ओवरी की वॉल जो होती है वो मोटी होने लगती है। आप समझो, जितना ज़्यादा साइटोकाइनिन निकलेगा वॉल क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा मोटी होगी।
मैं एक बात कह रहा हूँ कि मेरे पास इस ओवरी के अंदर 5 ओव्यूल हैं, यानी कितने सीड हैं, 5 सीड हैं। 5 सीड हैं बेटा, तो वो पाँचों सीड साइटोकाइनिन निकालेंगे, साइटोकाइनिन ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा तो वॉल को ज़्यादा मोटा करेगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 10 ओव्यूल हैं ओवरी के अंदर, तो 10 सीड बनाएंगे, और 10 सीड क्या करेगा, 10 सीड साइटोकाइनिन निकालेंगे तो और ज़्यादा साइटोकाइनिन निकालेंगे, यानी ओवरी की वॉल और ज़्यादा मोटी होगी। तो ओवरी की वॉल का मोटा होना किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ओवरी। ओवरी के अंदर जितने ज़्यादा ओव्यूल मौजूद होंगे वो उतना ही ज़्यादा साइटोकाइनिन निकालेंगे, और साइटोकाइनिन ज़्यादा निकलने के कारण वॉल उतनी ही क्या होगी बेटा, मोटी होगी। बात समझ आ रही है? अब इस बात को मैं लिखता हूँ, एज सीड मैच्योर। सीड क्या होता है, जैसे जैसे मैच्योर होता है वो क्या करता है, वो रिलीज़ करता है सम हार्मोन्स लाइक साइटोकाइनिन, रिलीज सम हार्मोन्स लाइक साइटोकाइनिन। ठीक, ड्यू टू दिस हार्मोन, ड्यू टू दिस हार्मोन wall of ovary is going to thick or matured। ओवरी की दीवार क्या होती है, थिक होती जाती है या फिर मोटी होती जाती है। मैंने क्या कहा, जितने ज़्यादा सीड होंगे उतने ज़्यादा साइटोकाइनिन निकालेंगे, जितना ज़्यादा साइटोकाइनिन निकलेगा ओवरी की वॉल उतना ही क्या होगी, मोटी होगी। तो thickness of ovary is totally dependent on number of ovule present in ovary। जितने इसकी मोटाई जो है ना वो किस पर डिपेंड करती है कि कितने ओव्यूल हैं। ज़्यादा ओव्यूल होंगे तो ज़्यादा साइटोकाइनिन निकालेंगे, मोटाई ज़्यादा होगी। ठीक है, अब क्या किया कि ओवरी की वॉल जो होगी वो थिक हो गई, यानी मेच्योर हो गई है। तो वॉल ऑफ मेच्योर्ड ओवरी, ये जो ओवरी के मेच्योर्ड दीवार है ना, इस मेच्योर्ड दीवार को बेटा आपने एक नाम दिया, इसका नाम दिया आपने पेरिकार्प। ठीक है, तो ये जो आपकी थिक वॉल है, थिक वॉल और फ्लेसी वॉल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पेरिकार्प। ठीक है, अब ये पेरिकार्प बेटा 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। देख, ये जो सबसे किनारे किनारे होगा, ठीक है, ये सबसे बाहर वाला हो गया, उसके अंदर भी कुछ है, तो ये हो गया उसके अंदर वाला, और ये हो गया सबसे अंदर वाला। ठीक है, तो सबसे देखो, सबसे बाहर क्या हो गया, ये आउटर हो गया, उससे जस्ट अंदर क्या हो गया, मिडिल पार्ट हो गया, और सबसे अंदर वाला बेटा इनर पार्ट हो गया। तो ये जो आपकी पूरी की पूरी पेरिकार्प है, यहाँ से यहाँ तक, इसको कितने पार्ट में आपने डिवाइड किया, 3 पार्ट में। तो पेरिकार्प कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट को कहते हैं बेटा आप इपीकार्प और एक्सोकार्प। क्या होता है ये होता है आउटर पेरिकार्प, यानी जो बाहर की ओर पेरिकार्प होता है ना, उसको आप क्या कहते हो, इपीकार्प। फिर आता है आपके सेकंड नंबर का मीजोकार्प। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड नंबर का एंडोकार्प। ये कहाँ मिलेगा बेटा, ये मिडिल पार्ट में मिलेगा। एंडोकार्प क्या होता है बेटा, ये इनर पार्ट होता है। ठीक है, कितने पार्ट हो गए,
इपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एंडोकार्प अगर नहीं दिख रहा है तो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड पार्ट क्या है इसका, एंडोकार्प है, जो सबसे क्या होता है, इनर होता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। ठीक है, अब सवाल आता है कि फ्रूट्स के टाइप कितने होते हैं। तो हम लोग छोटी सी एक हेडिंग लिखते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। क्या लिखते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। देखो फ्रूट के होते हैं बेटा दो टाइप। फ्रूट के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप। एक को कहते हो आप ट्रू फ्रूट्स, एक को क्या कहते हो आप, एक को कहते हो आप ट्रू फ्रूट्स, और एक को कहते हो बेटा आप फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स जो केवल और केवल ओवरी से बने होंगे। जैसे ये ओवरी है, यही मेच्योर हो गई और यही पूरी की पूरी ओवरी किसमें चेंज हो गई, फ्रूट में। तो दैट फ्रूट विच इज टोटली मेड अप ऑफ ओवरी, ऐसा फ्रूट जो पूरी तरीके से कहाँ से विकसित हुआ है, ओवरी से, वो क्या कहलाएगा बेटा आपका ट्रू फ्रूट। तो फ्रूट विच कंप्लीटली डेवलप फ्रॉम, कंप्लीटली develop from ovary are called true fruits। ठीक है, फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं। अब अगर आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर याद हो बेटा, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर स्टेमन था, स्टेमन के चारों तरफ क्या था, पेटल्स था, यहाँ पर सेपल्स थे, और ये क्या है, थैलमस है। अगर ये ओवरी इन्फीरियर है, कैसी है बेटा, इन्फीरियर, मेरी बात को ध्यान से समझो, ओवरी कैसी है, इन्फीरियर। इन्फीरियर ओवरी का मतलब ये ओवरी जो इसके ऊपर थैलस के ऊपर रखी हुई है ना, असल में ये ओवरी कहाँ हो जाए, थैलस के अंदर की ओर हो जाए, यानी थैलस इसके बाहर बाहर हो, ओवरी कहाँ हो, इसके अंदर हो। तो ज़्यादातर कंडीशंस में ऐसा देखा गया है कि अगर आपके ओवरी जो हैं वो इन्फीरियर हैं, अगर इन्फीरियर ओवरी है तो वो ये ओवरी जब फ्रूट में चेंज होने लगेगी ना, तो उसके साथ साथ ये फ्लावर के जो और पार्ट्स हैं ना, ये भी क्या होते हैं, उसको मेच्योर करने में शामिल हो जाते हैं। यानी अभी तक क्या था, ट्रू फ्रूट वो था जिसमें केवल और केवल किसका योगदान था, ओवरी का। अगर ओवरी इन्फीरियर है, यानी इस थैलमस में धंसी हुई है अंदर की ओर, अगर इस थैलमस में, थैलमस इसको लिख रहा हूँ यार, इसको थैलस लिखो, अगर इस थैलस के अंदर ये धंसी हुई है, ठीक है, अगर इस थैलस के अंदर ये धंसी हुई है, तो ये ओवरी जब मेच्योर होगी ना, तो इसके साथ साथ के और पार्ट्स जो होते हैं ना, वो भी क्या होंगे बेटा, ओवरी के साथ साथ वो भी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं वो भी मेच्योर हो जाएंगे। तो जो फ्रूट तैयार होगा वो आप बताओ किससे तैयार हुआ है, क्या वो केवल ओवरी अकेले से तैयार हुआ है, आंसर है नहीं तैयार हुआ है। ओवरी के अलावा और जो अन्य पार्ट्स हैं उनका भी योगदान है कि नहीं है। तो ये एक ऐसा फ्रूट है जो ओवरी के साथ साथ अन्य पार्ट्स के साथ भी डेवलप हुआ है, ऐसा फ्रूट क्या कहलाता है बेटा, ऐसा फ्रूट आपका कहलाता है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, समझ आएगी बात। तो हम क्या लिखेंगे, सम प्लांट्स हैव फ्लावर विथ इंफीरियर ओवरी, विद इंफीरियर ओवरी। तो ऐसे प्लांट जिनमें इन्फीरियर ओवरी होती है ना, उनमें ओवरी के अलावा और जो अंग होते हैं, जैसे स्टेमन, जैसे पेटल्स, जैसे सेपल्स, जैसे थैलस, ये सब भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं बेटा क्या बनाने में, फ्रूट बनाने में। तो ऐसा डेवलप फ्रूट क्या कहलाएगा बेटा, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो इन्फीरियर ओवरी में क्या होता है, फॉल्स फ्रूट बनते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर क्या होता है, इन्फीरियर ओवरी वाला होता है, उनमें क्या पाए जाते हैं, फॉल्स फ्रूट पाए जाते हैं। तो इनके फ्रूट कैसे होंगे बेटा, फॉल्स फ्रूट होंगे। अब फॉल्स फ्रूट को डिफाइन कर लेते हैं, फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम ovary and some other parts such as
थैलस, पेटल्स, सेपल्स और स्टेमन आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो होते हैं बेटा, ध्यान सुनना, जो ट्रू फ्रूट होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ये सारे पार्ट्स गिर जाते हैं। ओवरी जो है वो अकेले मैच्योर हो जाती है किसमें, फ्रूट में, बाकी ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये फ्रूट फॉल्स फ्रूट है तो उसके ओवरी के साथ साथ जो और पार्ट रहते हैं ना, वो भी ओवरी के साथ क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, वो फ्रूट बना लेते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे हमारी बात को। ये जो आपका फॉल्स फ्रूट है सर, इसका एक आध एग्जाम्पल करा दीजिए। तो लिखो बेटा इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखो, एप्पल। एप्पल को आप काटते हो तो एप्पल कैसा दिखता है, एप्पल कुछ ऐसा दिखता है आपको। यहाँ पर क्या होते हैं, उसके ऐसे छोटे छोटे से सीड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए एप्पल्स के सीड। और ये बेटा जो इसका पार्ट है जो हम लोग खाते हैं, ये पार्ट इसका क्या है, ये पार्ट इसका थैलस वाला पार्ट है। तो इसका थैलस किस में चेंज हो रहा है, फ्रूट में। तो अगर इसका थैलस फ्रूट में चेंज हो रहा है तो एप्पल कैसा है बेटा, बोलो एप्पल कैसा है, एप्पल आपका फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, है ना। तो ड्राई फ्रूट क्या होते हैं बेटा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ड्राई फ्रूट में अभी आपने देखा ये क्या था, जो ओरिजिनल आपका फ्रूट होता है, उस फ्रूट में ये ओवरी की जो वॉल होती है, इसको आपने पेरिकार्प कहा। ठीक है, तो ये जो आपका पेरिकार्प है ना, यही अगर सूख गया, ये अगर फ्लेसी है, ठीक है, तो ये कैसा होगा, फ्रूट रसीला होगा। ठीक है, अगर यही पेरिकार्प सूख गए बेटा, इफ दिस पेरिकार्प विल बी ड्राई, दिस पेरिकार्प becomes dry, then such fruit is called dry fruit. ठीक है, अगर ये पेरिकार्प क्या हो जाए, सूख जाएगा, तो ऐसा फ्रूट क्या कहलाएगा बेटा, आपका ड्राई फ्रूट कहलाएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बेटा। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है आपका इस चैप्टर का, यानी लास्ट से सेकंड वाला। इसके बाद एक और लेक्चर होगा पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस का, उसके बाद बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ से इसके कॉन्सेप्ट को सीखिए। उसके बाद नीट में आए हुए PYQs को आप लगाइए, एक भी बाहर चला जाएगा तो आप हमको बताइएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेहनत करिए और मेहनत करने के साथ साथ आगे बढ़िए, और जो भी आपके डाउट्स और क्वेरी होते हैं उसको कमेंट में ड्रॉप करिए, उसका आंसर मैं करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।